वेयर साइलेंस स्पीक्स। शहर के कोलाहल में जीते जीते अर्णव जैसे भीतर से टूटने लगा था। वह बाहर से भले ही सबको सफल और खुश नजर आता था, एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी, ऊंचा पैकेज, शहर के पॉश इलाके में फ्लैट, लेकिन उसके अंदर जैसे कोई गहरा खालीपन बैठ गया था। रोज सुबह आंख खुलती, वही अलार्म की आवाज, वही मशीनी दिनचर्या, और रात को वही थकान जिसे न कोई दवा दूर कर पाती थी, न कोई दोस्ती। इस भागती दुनिया में उसका मन कहीं पीछे छूट गया था। कभी कभी वो खुद से सवाल करता, क्या यही है जिंदगी? एक शाम ऑफिस से लौटते हुए बारिश हो रही थी। वह बेमन से भीगता हुआ घर पहुंचा और कपड़े बदलकर माँ के पुराने संदूक को यूं ही खोलने लगा। उसमें पुरानी तस्वीरें, खत और कुछ किताबें थीं। तभी एक हल्की सी जर्जर डायरी उसके हाथ लगी, उसके नाना की। नाना को वह बचपन में बहुत चाहता था, लेकिन बचपन में ही वे दुनिया छोड़ गए थे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो रास्ते हमें डराते हैं वहीं हमारे भीतर की सच्चाई छिपी होती है। बस वह एक वाक्य जैसे अर्णव के भीतर आग बनकर फैल गया। उस रात वह सो नहीं पाया। डायरी के हर पन्ने को पढ़ता गया। उसमें नाना की यात्राओं का जिक्र था, कैसे वो हिमालय के गांवों में घूमे, कैसे उन्होंने भूस्खलन से लोगों को बचाया, और कैसे एक छोटी सी झोपड़ी में बैठे उन्होंने अपनी आत्मा को पाया। सुबह होते ही अर्णव ने तय कर लिया, अब और नहीं नए उसे इस बनावटी जीवन से ब्रेक लेना था। एक यात्रा पर निकलना था, ऐसी यात्रा जिसमें मंजिल से ज्यादा रास्ते मायने रखते हों। 3 दिन बाद ऑफिस से लंबी छुट्टी लेकर वह बस एक बैग लेकर निकल पड़ा। नक्शे पर एक छोटा सा गांव देखा, उत्तराखंड का बासुपुर। वहां जाने का कोई सीधा साधन नहीं था, लेकिन शायद वही चुनौती उसे खींच रही थी। रेल से पहले एक लंबा सफर, फिर एक पुरानी जीप जिसमें गांव वाले भेड़ बकरियों के साथ सफर कर रहे थे, और आखिर में कच्चे रास्ते पर कई किलोमीटर पैदल चलकर जब अर्णव बासुपुर पहुंचा तो सूर्य डूब रहा था। ठंडी हवा उसके बालों में घुस आई, और उसने पहली बार खुद को किसी मशीन का हिस्सा नहीं, बल्कि इस धरती का एक जीवित हिस्सा महसूस किया। गांव में अजनबी होने पर भी लोग अजनबी नहीं लगे। एक बूढ़े दंपति, दीनानाथ जी और गौरी देवी, ने उसे खाना खिलाया, जगह दी और बिना कोई सवाल किए सिर्फ इतना कहा, थक गए हो बेटा, सो जाओ, सुबह की धूप कुछ जवाब लाएगी। उस रात अर्णव ने पहली बार किसी पहाड़ी घर की छत पर लेटकर आकाश देखा। तारे इतने साफ, इतने पास नजर आ रहे थे जैसे जमीन पर उतरने को तैयार हों। ठंडी हवा उसके भीतर तक उतर गई। वह चुपचाप लेटा रहा, खुद को पहली बार जिंदा महसूस करते हुए। अगली सुबह गांव में चहल पहल थी। बच्चे मैदान में खेल रहे थे, महिलाएं नदी से पानी ला रही थी, और पुरुष खेतों की ओर बढ़ रहे थे। अर्णव सब कुछ कैमरे में कैद नहीं कर रहा था, वह खुद को इन लम्हों में घुलता हुआ पा रहा था। वहीं उसकी मुलाकात नेहा से हुई। नेहा शहर छोड़कर गांव में बच्चों को पढ़ाने आई थी। उसके चेहरे पर कोई बनावटीपन नहीं था, उसकी आंखों में एक सादगी थी जो शहरों में गुम हो चुकी थी। शहर से भाग कर आए हो या सुकून की तलाश में? उसने हंसते हुए पूछा। शायद दोनों, अर्णव ने हंसते हुए कहा, लेकिन दिल के भीतर कुछ चुभ सा गया। नेहा के साथ बातचीत बढ़ती गई। वे साथ बैठकर बच्चों को पढ़ाते, शाम को पहाड़ी पगडंडियों पर टहलते और रात में चाय पीते हुए आसमान देखते। वह धीरे धीरे समझने लगा कि असली जीवन वही है जहां हर दिन नया होता है, जहां लोगों की जरूरतें कम होती हैं लेकिन दिल बड़े। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक 8 साल का बच्चा जंगल में गायब हो गया है। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता परेशान थे। अर्णव ने बिना कुछ कहे नेहा और कुछ ग्रामीणों के साथ जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। जंगल घना था, रास्ते अनजान, बीच बीच में चींटियां काटती, कांटे पैरों में चुभते, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। नेहा की टॉर्च बंद हो गई और अंधेरा छा गया। वह थोड़ा घबराई, लेकिन अर्णव ने उसका हाथ थाम लिया। जब कोई साथ हो डर कम लगता है, उसने धीमे से कहा। अंधेरे में चलते हुए घंटों बाद एक पेड़ के नीचे कांपता हुआ बच्चा मिला। नेहा ने उसे गले से लगा लिया। उसकी रुलाई सुनकर अर्णव की आंखों में नमी आ गई। ये आंसू सिर्फ राहत के नहीं थे, ये उस जुड़ाव के थे जो उसने कभी पहले महसूस नहीं किया था। इस घटना के बाद गांव में सब कुछ बदल गया। अब अर्णव सिर्फ एक मेहमान नहीं था, वह परिवार का हिस्सा बन गया था। वह बच्चों के साथ खेतों में काम करता,
बड़ों की बातों में शामिल होता और नेहा के साथ जिंदगी पर चर्चा करता। एक शाम जब दोनों नदी किनारे बैठे थे, अर्णव ने कहा, शायद मैं पहली बार खुद से मिला हूं। पहले मैं बस एक चेहरा था, अब मैं एक इंसान हूं। नेहा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, कभी कभी खोने के लिए ही जाना पड़ता है ताकि खुद को पा सको। दिन बीतते गए, मौसम बदला, पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी। अर्णव को एहसास हुआ कि अब लौटना होगा, लेकिन मन भारी था। गांव के लोगों से विदा लेना, बच्चों के मासूम सवालों का जवाब देना, और सबसे मुश्किल, नेहा की आंखों का सामना करना। अंतिम सुबह जब वह बैग लेकर बाहर आया, नेहा पहले से वहीं खड़ी थी। क्या तुम वापस आओगे? उसने पूछा। अर्णव ने कुछ पल चुप रहकर कहा, अगर तुम्हारी यादें रुकने न दें तो हाँ। नेहा की आंखें भीग गईं। वह कुछ नहीं बोली, बस एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आई। अर्णव शहर लौटा। वही ऑफिस, वही भीड़, वही ट्रैफिक। लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने एनजीओ शुरू किया जो गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करता था। वह शहर में रहते हुए भी पहाड़ों की सादगी को जिंदा रखे हुए था। कभी कभी जब रात में वह अकेला होता तो छत पर लेटकर तारों को देखता और उसे लगता कि कोई दूर पहाड़ी गांव में भी इसी आसमान को देख रहा है। जीवन अब वैसा नहीं रहा था। अब उसमें शोर के बीच भी शांति थी और भीड़ के बीच भी अकेलापन नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था, जिंदगी को जीना है तो उसे महसूस करना होगा, और महसूस करना है तो अपने भीतर उतरना होगा। अर्णव की यात्रा सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं थी, वह आत्मा की यात्रा थी। एक ऐसा सफर जहां अंत में उसने खुद को पाया।